सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक जो हैं वो प्रति माह सभी शिक्षकों के साथ और प्राचार्यों के साथ बैठक करेंगे। उसमें 20-21 के लिए उन्होंने क्या लक्ष्य तय किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनको किस तरह से समाधान कर सकते हैं हम, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें जो सहयोग चाहिए वो सहयोग भी अपनी ओर से प्रदान करेंगे। जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है वहाँ 6 से 8 पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जो ग्रेजुएट हैं और उस सब्जेक्ट में हैं, उनकी सेवाएं आवश्यक रूप से ली जा सकती है। किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्कूल ये न कह पाए कि उसके पास विषय शिक्षक नहीं था, इसके कारण उसका परीक्षा परिणाम खराब हुआ है। ऐसी स्थिति कम से कम इस साल नहीं आनी चाहिए। ये जो भी कामना ने रिजल्ट को एनालाइज करना है, रिवीजन टेस्ट के आधार पर E1 E2 बनाना है, इन बच्चों के लिए अलग से सेक्शन बनाना है और इनका रेमेडिएशन इमीडिएटली शुरू करना है। अगर क्लास 9 है तो ब्रिजिंग करने की आपको ब्लूप्रिंट उपलब्ध हुआ, आप अभी से इन बच्चों के साथ मेहनत करिए। इन बच्चों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्येक प्राचार्य अपने शिक्षकों के साथ स्ट्रेटेजी बनाए और 9th-10th की 5 विषयों का और इसी तरह इनका भी अपना, और अभी से बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनका अलग समूह में इनको बिठाए। इनको बहुत अच्छे बच्चों के साथ बिठाने से इन बच्चों में हीन भावना, इन बच्चों का एक अलग सेक्शन बनाना जरूरी है। इनको टीचर को बहुत ज्यादा डिवोशन से अपने बच्चे की तरह पढ़ाना होगा। संडे को विशेष रूप से इनके लिए कक्षाएं लगाई जाए और इनको पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग प्रस्तुतिकरण में बहुत सारी चीजों पर बात कर चुके हैं, लेकिन यदि मैं समराइज करूं तो जो शिक्षकों की भूमिका है मैं एक बार फिर से रीइटरेट करना चाहूंगी कि शिक्षक की भूमिका ये है कि वो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को नियमित रूप से शाला आने हेतु प्रेरित करें, विद्यालय आने हेतु प्रेरित करें। सभी विषय शिक्षक संबंधित विषय के संशोधित पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट और शैक्षणिक कैलेंडर का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। ऐसे टॉपिक्स को अभी न पढ़ाएं जो परीक्षा की दृष्टि से अभी नहीं पढ़ाए जाने हैं, उन टॉपिक्स को छोड़ दें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक पूरी तरह से संशोधित पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट का अध्ययन कर ले। जो दिए गए शैक्षिक कैलेंडर है उसके अनुसार आपको लेसन प्लान तैयार करना है और ये ध्यान रखें कि जो सिलेबस दिया गया है उसमें से आप लेसन प्लान तैयार करें और पढ़ाने से पहले कम से कम 2 दिन पहले आप लेसन प्लान तैयार कर लें और अच्छी तरह से बच्चों को अध्यापन कराएं। व्हाट्सएप पे जो साप्ताहिक मूल्यांकन हो रहा है उसमें आपके स्कूल के सारे विद्यार्थी जो हैं वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। जिन विद्यार्थियों के पास भी स्मार्टफोन है उन्हें तो वो अपने फोन से कर सकते हैं। जिनके पास फोन नहीं है उनके लिए शिक्षक अपने फोन से भी उनका मूल्यांकन व्हाट्सएप पर करवा सकते हैं। महीने के अंत में अभी तक आपने जो भी पढ़ाया हो उसके लिए मासिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र बनाएं ताकि आपको ये समझ में आए कि बच्चों को क्या कठिनाई आ रही है, उनके कौन से वीक स्पॉट्स हैं जिनके बारे में आपको दोबारा पढ़ाना होगा। इस तरह की कार्यवाही के लिए आपको ये बहुत आवश्यक है कि रिवीजन टेस्ट और प्री बोर्ड के जो प्रश्नवार अंक है, क्योंकि प्रश्नवार अंकों का आप जब विश्लेषण करते हैं तो आपको ये पता पड़ता है कि अधिकांश बच्चे कौन से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा पढ़ाना होगा। और सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड बना के रखेंगे जिसे जो भी डीओ एडीपीसी या जिले या संभाग के जो अधिकारी जाएंगे वो अपने विजिट्स के दौरान देखेंगे कि बच्चों के आंसर बुक्स का क्या विश्लेषण किया गया है और क्या परिणाम उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना और उनका शंका समाधान करना ताकि बच्चे जो है वो स्कूल में निरंतर रूप से आए। जब बच्चे स्कूल में निरंतर रूप से आएंगे तो 1-to-1 चर्चा भी करते रहना है और उन बच्चों का उत्साह बढ़ाना है, उनको प्रेरित करते रहना है, उनसे खुद के लक्ष्य निर्धारित कराना है कि वो कल तक क्या कर सकते हैं या अपने आप को वो कहाँ देखते हैं, कितने % तक अंक लाने के लिए वो तैयार है, मतलब उसके लिए क्या क्या कार्यवाही उनको करना पड़ेगी, कैसे काम करेंगे। इस पे 1-to-1 उनसे काउंसलिंग और चर्चा करनी पड़ेगी ताकि वो नियमित रूप से विद्यालय आते रहे और उन्हें वो बोझ न लगे बल्कि वो
उनको ये लगे कि हाँ अब मेरी पढ़ाई अच्छी होती जा रही है। ये कॉन्फिडेंस जब उनमें आएगा तो वो निश्चित रूप से निरंतर रूप से स्कूल में आएंगे। शिक्षकों की भूमिका यह भी है कि प्रतिदिन एम शिक्षा मित्र पर कितने विद्यार्थियों को उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाया है, इसकी जानकारी भी उनको देनी होगी। एक बार फिर से मैं प्राचार्यों की जो भूमिका है उसके बारे में भी अपडेट कर देती हूँ। बोर्ड परीक्षा में और वार्षिक परीक्षाएं जो हैं उसके लिए विद्यालय का लक्ष्य बनाना, जैसे हम लोगों ने बातचीत अभी पहले की थी कि हमने विमर्श पोर्टल पर इस तरह की व्यवस्था शुरू से उपलब्ध है कि सभी विद्यालय जो है वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और उस लक्ष्य, जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसके लिए फिर कार्य योजना बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास करते हैं। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत आवश्यक है कि सभी प्राचार्य जो है वो अपनी परीक्षा परिणाम के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के अनुरूप अपनी कार्यवाही करें। विद्यालय के सभी जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए एसओपी में दिए गए जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के निर्देश है उनके पालन की मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राचार्य की ही है। प्राचार्य को सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी जो है वो नियमित रूप से स्कूल आए और एसओपी के अनुसार उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। कक्षावार विषयवार शेड्यूल के बारे में हमने पहले भी बताया है। आपसे अनुरोध है कि कक्षावार विषयवार शेड्यूल बना लें ताकि बच्चों को भी पता रहे, क्योंकि अब आपको जो समय सारणी आप पहले बनाते थे उससे हट के एक समय सारणी बनानी पड़ेगी जो ऑनलाइन कक्षाओं की भी होगी और ऑफलाइन कक्षाओं की भी होगी, और एक ही कक्षा के एक ही सेक्शन को 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बांट कर आपको समय सारणी बनानी होगी। तो सबसे पहला काम तो आपको समय सारणी बनाने का ही करना है कि आपकी यदि समय सारणी सही ढंग से हो गई तो फिर वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। स्कूल में सभी शिक्षकों के साथ आपको लक्ष्य और कार्य योजना पर साप्ताहिक चर्चा करनी है। प्राचार्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षकों को लेकर कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जिनको कैसे समाधान किया जाए। इस संबंध में प्राचार्य नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। सभी अभिभावकों से संपर्क करेंगे। प्राचार्य का नेतृत्व होगा तो सभी अभिभावकों से चर्चा करेंगे और से निरंतर संवाद स्थापित करके सभी बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में आने के लिए प्रेरित करेंगे। 100% विद्यार्थी आपके स्कूल के व्हाट्सएप पर जो साप्ताहिक टेस्ट लिया जा रहा है उसमें उपस्थित होने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। जो रिवीजन टेस्ट और प्री बोर्ड के लिए हम यहाँ से निर्देश देंगे उसके अनुसार आपको कार्यवाही करनी होगी। सभी शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों के टेस्ट का रिकॉर्ड संधारित करेंगे और इसके आधार पर आप समीक्षा करेंगे। जो पीटीएम है उसमें भी अधिकतम अभिभावक उपस्थित हो, इसके लिए प्राचार्य को ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि अभिभावक कन्विंस हो जाता है तो निश्चित रूप से बच्चे को स्कूल भेजेगा और स्कूल में पढ़ाकर उन बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर हम ले जा पाएंगे। पीटीएम के दौरान भी अभिभावकों से 1-to-1 चर्चा करनी होगी और उनकी जो शंकाएं हैं कोविड-19 को लेकर उसका समाधान भी प्राचार्य को ही करना होगा। 100% शिक्षक दैनिक रूप से विद्यालय में उपस्थित हो और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। एम शिक्षा मित्र पर प्रतिदिन जानकारी दें और प्राचार्य स्वयं भी ये मॉनिटर करें कि सभी शिक्षक एम शिक्षा मित्र पे जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और साथ ही जो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें वो स्वयं की, शिक्षकों की और विद्यार्थियों की जो दैनिक उपस्थिति है वो एम शिक्षा मित्र पर भरेंगे। इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। ये मैंने आपको समराइज किया है कि प्राचार्य को मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपसे चर्चा की है। तो आपसे अनुरोध यही है कि जो भूमिकाएं आपको दी गई है उन भूमिकाओं का समुचित रूप से निर्वहन हो और हम अधिक से अधिक बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके, क्योंकि कोविड-19 के आधार पर हम 23-24 लाख बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। अभी तक जो भी स्थिति थी, अब उसके बाद अब हम जब स्कूल खुल गए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो 23-24 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य बेहतर हो सके। धन्यवाद। आई थिंक आमना ने काफी सभी को सब जानकारी दी है। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि आज का ये जो है ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। जो प्राचार्य और जो शिक्षक अभी लाइव यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको ये यूट्यूब का
चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि उनको डिटेल में पूरी उनको रूपरेखा पता चल जाए, पहली बात। दूसरा, सारा दारोमदार प्राचार्य और शिक्षकों पर है। आपको कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम से इस काम को, और ये जो आज, इसके बाद अब हम लोग आपके निरंतर रिव्यूज करेंगे। जैसे पहले हम लोग संभाग में आकर संभागीय समीक्षा बैठक लेते थे, जनवरी सेकेंड थर्ड वीक से हम लोग ऑनलाइन समीक्षा करेंगे। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप लोग अपने अपने जिला स्तर पर डीईओ 31 दिसंबर अपना टारगेट डेट बनाएं। उस तक आपका प्रत्येक प्रिंसिपल के पास अपने स्कूल के लिए उसकी पूरे साल की रूपरेखा तैयार कर ले, कि कैसे उसका, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो वैसे आपको अपना एनुअल प्लान बना लेना चाहिए, कि कैसे हम अपने परीक्षाओं के आने तक अपने प्रत्येक बच्चे को तैयार कर पाएंगे। आपको जैसा कामना ने बताया, प्रत्येक प्रिंसिपल अपने टीचर्स के साथ बैठक ले ले और उसके साथ पूरी तैयार करें, और वीकली मीटिंग जरूर करें, क्योंकि आपको हर वीक फीडबैक मिलेगा कि आपके कौन बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन बच्चों को और मदद की जरूरत है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, प्रत्येक कोई बच्चा छूटे नहीं, ये अपना सिद्धांत होना चाहिए। और बच्चों को, जैसा मैंने कहा है कि आप लोग हर साल करते हो, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है E1 E2 कैसे करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। बस इस कोविड की चुनौती में अब आप लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण भी सीख गए, ऑनलाइन टीचिंग सीख गए, इसलिए अब अपने लिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो अब अपन बच्चों के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहे। बच्चा रात में भी पढ़ रहा है, उसको कोई डिफिकल्टी आती है वो डाल सकता है। अभी भी मैं सारे टीचर्स और प्रिंसिपल से कहना चाहती हूँ, आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आपको इस सत्र के बारे में किसी भी प्रकार के प्रश्न है, सुबह भी मुझे कोई टीचर फोन करके ब्लूप्रिंट के बारे में पूछ रहा था, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हो, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो ये थी हमारे पहले सत्र की बात।